हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौर्य वंश को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मगध वंश का उत्कर्ष से एक वीडियो डाल रखा है, जिसको आप लोग देख लेंगे। पिछले वीडियो में हमने मगध वंश का शासक हुए थे उनके बारे में देखे थे। एक बार उनको रिव्यू कर देता हूँ, फिर मैं मौर्य वंश को शुरू करूँगा। मगध वंश में सबसे पहले बृहद्रथ वंश आया था, जिसका संस्थापक बृहद्रथ खुद था। फिर उसके बाद एक हर्यक वंश आया, जिसका संस्थापक बिंबिसार हुआ। उसके बाद एक शिशुनाग वंश आया, जिसका संस्थापक शिशुनाग हुआ। फिर नंद वंश आया, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। और महापद्म नंद के बाद जो एक नंद वंश का शासक था घनानंद, घनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में आज मौर्य वंश को कवर करें। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये सारा मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स है, जिससे कि आप लोग को एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। बात है मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश जो है, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में किया था। 321 ईस्वी पूर्व में किया था। और इसका स्रोत कहाँ से मिलता है, तो कौटिल्य, जो मतलब कि मौर्य वंश को बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुए, उनका कौटिल्य का था। उनके पुस्तक अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज के इंडिका से मिला। मेगास्थनीज के इंडिका में ही नगर प्रशासन का भी वर्णन मिलता है। अब बात आई है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 ईस्वी पूर्व में। और इसके जो है, इसके कुछ अलग अलग नाम भी मिलते हैं, जैसे सेंड्रोकोट्स, ब्रिसल, सेंड्रोकोप्टस, ये सब जो है इसके कुछ अलग अलग चंद्रगुप्त नाम मौर्य का एक अलग नाम है। जैसे क्षेमेंद्र हो गए, सोमदेव हो गए, विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस होता है, ये सबसे इसका वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है। 321 में मौर्य वंश की स्थापना करता है और 322 में गद्दी पे बैठता है। ये जो है इस जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। और ये शिक्षा कहाँ से लिया था, तो जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। और इसकी शादी जो कहाँ हुई, कार्नेलिया से, जो किसकी बेटी, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। और सेल्यूकस निकेटर कौन था, मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो वीडियो आप लोग देखेंगे जरूर। पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में हमने बताने की कोशिश की। सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। और उसकी बेटी से शादी करके इसने, सेल्यूकस निकेटर ने उपहार स्वरूप उसे काबुल, कंधार, हेरात और कामरान को चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। मैंने बात किया था उपनाम का, तो उपनाम जैसे इसका क्या है, सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस। सेंड्रोकोप्टस याद रखना, ठीक है। इसकी जाति की बात करें तो इसकी जाति कोई अभी तक फिक्स नहीं बताया गया। जैसे जैन और बौद्ध ग्रंथ में इसे क्षत्रिय जाति कहा जाता है, जबकि ब्राह्मण साहित्य में इसे क्षूद्र जाति माना जाता है। अब आगे देखते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और ये अपनी अंतिम समय कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में बिताया था। यानी कि 321 में मगध साम्राज्य पे गद्दी पे, मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 322 में इसने गद्दी पे बैठा और 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। और अंतिम समय 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया, जहाँ पे कि इसकी मृत्यु हो गई। फिर बात करें मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, उसमें पता चलता है कि सेल्यूकस निकेटर राजदूत बन के आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये मेगास्थनीज कहाँ का था, सीरिया का था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे एपनियास ने किया। ठीक है, इसका वर्णन किसने किया है, एपनियास ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हाथी जो था वो कितने 500 हाथी उपहार में दिया था सेल्यूकस को, जबकि सेल्यूकस निकेटर ने इसे क्या दिया था, तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को उपहार स्वरूप दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय यात्रा की बात करें तो पंजाब और सिंध विजय यात्रा कब किया था, तो 317 ईस्वी पूर्व में।
और ये किसकी सहायता से, तो हिमालय नरेश प्रवर्तक के सहायता से। फिर मगध विजय यात्रा किया और सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईस्वी में युद्ध किया था। फिर रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और ये बनाया किसने था, पुष्यगुप्त बैस ने, जो कि सौराष्ट्र का गवर्नर था। फिर आगे बात कर लेते हैं बिंदुसार की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक बना वो बिंदुसार था। बिंदुसार जब 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पे बैठा और इसका उपनाम जो है अमित्रघात, ये याद रखना, अमित्रघात बहुत क्वेश्चन पूछता है। और ये एक और उपनाम मिलता है भद्रसार या बारिसार वायु पुराण के अनुसार और सिंहसेन जैन ग्रंथ के अनुसार ये मिलता है। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मखली गोसाल ने। इसके दरबार में राजदूत कौन आया था, बिंदुसार के दरबार में राजदूत आने वाला कौन था, डायमेकस, जो कि सीरियन नरेश एंटियोकस ने उसे भेजा था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था बिंदुसार और बिंबिसार में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का है, बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का है, जबकि बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का। ये हमेशा कंफ्यूजन नहीं लेना, ठीक है। अब आगे देखना, इसने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था, तो अपने पहले पुत्र को सुसीम को और बाद में अशोक को, जिसमें कि अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को दबा करके यानी कि उसको जीत करके आया था, इसलिए उसने अशोक को ही अपने राज गद्दी पे बैठाने की बात कही थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने कुल 16 राज्यों का विजेता बताया। बौद्ध ग्रंथ जो है बौद्ध विद्वान जो है तारानाथ, उनके अनुसार बिंदुसार जो है 16 राज्यों का विजित किया था। अब बात करते अशोक की। अशोक के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे सम्राट हुए जो कि पूरे भारत पर शासन के और मौर्य वंश को एक अच्छे ऊंचाई तक लेकर के गए, ठीक है। अशोक, ये अशोक जो है उत्तराधिकारी किसके, बिंदुसार का, और ये 269 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पे बैठे और इनकी माता का नाम सुभद्रांगी है। वो किसके अनुसार, तो दिव्यावदान के अनुसार। गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। अशोक नाम का वर्णन जो है मास्करी और गुर्जरा अभिलेख में भी मिलता है और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय किया। कब, तो 8 साल बाद, यानी गद्दी पे बैठने के तुरंत 8 साल बाद इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय किया और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 13वां शिलालेख में। कलिंग की राजधानी कहाँ है, तोसली में। और ये जो अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है और ये शिक्षा किससे लिया था, तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इसके राज दरबार में जो राजदूत आए थे वो डियानीसियस थे, जो कि फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय मिस्र नरेश के राजदूत थे। अशोक ने अजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई। ये बराबर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये बिहार राज्य में पड़ता है, बिहार राज्य के जहानाबाद जिला में। ये 4 गुफा कौन सी, तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इसके पुत्र अशोक के पुत्र जो दशरथ हुआ उसने भी बराबर गुफा में एक नागा अर्जुन गुफा को बनाया था। अशोक उपासक के रूप में बोध गया, निगाली सागर और लुम्बिनी की यात्रा की थी, यानी कि अपने राजगद्दी पे बैठने के बाद 10वें साल वो बोध गया, 12वें साल निगाली सागर और 20वें साल लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब आगे देखते हैं, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दो जो हुए, इनको इसने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। और इसके जो शिलालेख है इसकी लिपि कौन कौन सी थी, तो 4 लिपि में इसने बनाया था, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। जिसमें से कि ग्रीक और अरमाइक लिपि है जो अफगानिस्तान साइड में, फिर ब्राह्मी लिपि भारत में और खरोष्टी जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिलता है। खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बौद्ध लिपि के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। जो किसके अनुसार 84,000 स्तूप का निर्माण, तो बौद्ध लिपि के अनुसार।
अब बात अशोक के अभिलेख की करते, तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में उसके अभिलेख को बांटा गया, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। स्तंभलेख जो है वो 7 है, और ये स्तंभलेख है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और शिलालेख जो है वो 14 शिलालेख मिलते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पाथरेडी फैंथलर ने किया था, जिसकी संख्या कुल कितनी है 14। और पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। पहला शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में बोला है अशोक ने कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में यह वर्णन किया गया है कि राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर एक 5वें वर्ष वो दौरे पर जाएंगे, और धार्मिक नियम का भी उल्लेख किया। चौथा शिलालेख में क्या है, तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। 5वां शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति मिलती है। 6ठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। 7वां और 8वां में अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां में अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे, यानी कि राजा हमेशा प्रजा के लिए होगा। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों में सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात है। 14वां शिलालेख जिसमें कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। इस तरह से कुल अशोक के 14 अभिलेख हुए। अब आगे स्तंभलेख। स्तंभलेख जो है अशोक के कुल 7 हुए, जिसमें से कि 6 अलग अलग स्थान से ये स्तंभलेख प्राप्त हुए। पहला स्तंभलेख क्या है, प्रयाग स्तंभलेख, जिसे कि कौशाम्बी से इलाहाबाद लेके आया था अकबर ने। पहले कौशाम्बी में था, बाद में से अकबर द्वारा इलाहाबाद में लाया गया। दूसरा दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो है मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह ने लाया, और फिर टोपरा दिल्ली, जिसे कि टोपरा से दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने ही लाया था। फिर लौरिया अरेराज जो है वो चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ ये चंपारण बिहार में, जहाँ पर कि मोर का चित्र बना हुआ। नंदनगढ़ में मोर का चित्र बना हुआ। फिर रामपुरवा, जहाँ से कि जो चंपारण बिहार में ये, इसकी खोज कार्लायल ने 1872 ईस्वी में किया था। और 7वां स्तंभलेख जो कि सबसे छोटा है वो है रुम्मी देई। फिर आगे बात करते तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख जो है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा, 7वां अभिलेख जिसमें कि तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे लंबा माना जाता है। अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभलेख है रुम्मीदेई, जिसमें कि भू राजस्व दर घटाने की घोषणा की गई थी। प्रथम शिलालेख में लिखा है सभी मनुष्य मेरे बच्चे। अशोक का कंधार अभिलेख, जिसे सार ए कूना कहा जाता है, वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखी गई है। आगे देखते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे। ये 5 प्रांत कौन कौन थे, तो उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और प्रासी, जिसे पूर्वी प्रांत कहा जाता था। अब बात करें मौर्य प्रांत की, तो उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग राष्ट्र की तोसली, दक्षिणापथ प्रांत की सुवर्णगिरी और प्रासी प्रांत की पाटलिपुत्र राजधानी थी। और प्रांत को अशोक के समय में चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग बचाने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान था। फिर जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 5000 अश्वारोही यानी कि घोड़ा वाले सैनिक थे। फिर 900 हाथी और 8000 रथ हुआ करते थे। और कुल फौज उसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितना थे, तो 6 लाख, जिससे कि उसने पूरे भारत पर विजय प्राप्त किया था। मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी किसे माना जाता है, तो सेनापति को। और अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश राजू कहलाता था। फिर उसी में मौर्य वंश में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था।
फिर आगे देखें तो मेगास्थित ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा था। मेगास्थित ने भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा था, जिसमें दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, अहीर, निरीक्षक और सभासद। इस तरह से मेगास्थित ने कुल 7 वर्गों में बांटा। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी उसे रूप जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। जो नंद वंश यानी कि महापद्म नंद ने उसकी स्थापना की थी और घनानंद को हराने के लिए इसने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा माना जाता है। और मौर्य शासन जो था वो लगभग 137 वर्षों तक चला। अशोक राम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। और लास्ट में देखें तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ हुआ, जिसके बाद उसकी हत्या जो है उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है 185 ईसा पूर्व में। तो इसके आगे हम लोग पुष्यमित्र वंश और उसके आगे के जितने वंश हुए ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। इससे पहले हमने जैन धर्म का भी वीडियो डाल रखा है, उसको आप लोग देखेंगे। अभी कल के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला है, वो भी आप लोग देख लेंगे।